तेवर बढ़ रहे हैं तुम्हारे रमा। कम करो इससे, वरना कहीं की नहीं बचोगी। चाहे जो मैं उस छाया के साथ काम नहीं करूंगी, और वो ना तो झूठे हैं और ना ही झूठे सपने दिखाते हैं। पद्माकर गुरुजी की परसों तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज सी है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गुरुजी रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी, एक सवाल है, पूछूं? पूछो। पद्माकर सर को क्या हुआ है? मतलब उनकी तबीयत क्यों खराब है? क्यों, तुम डॉक्टर हो, जो बताएंगे तुम दवाई दोगे? हाँ? नहीं गुरुजी, बात यह है कि मैं रोज डायरी लिखता हूँ। उसमें रोज मेरे साथ क्या क्या होता है और वो क्यों होता है ये भी लिखता हूँ। पिछले 3 दिन से पढ़ाई नहीं हुई है ये तो लिखा, लेकिन उसका कारण नहीं लिख पाया। आप अगर बताएंगे तो लिख सकता हूँ। लिखो। जी। उनके सर में दर्द है और वो जब भी किसी अस्पृश्य आदमी को देख लेते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, इन्होंने अभी जो कुछ भी कहा उसे लिखकर इनका साइन ले लेना, क्योंकि बाहर से जब निरीक्षक आते हैं तो कभी कभी उन्हें ये बताने की आवश्यकता पड़ जाती है कि पढ़ाई अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तुम अगर लिख लोगे तो उन्हें बताने में आसानी हो जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? आप इस भीमराव के साथ मिलकर मुझे धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं सर, ये काय को धमकी देगा आपको? अरे भीमराव जो कह रहे हैं वो कर देने का। जब तक आपकी और पद्माकर सर की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक आप मत पढ़ाइएगा, और भीमराव की डायरी है उसमें सही रहने दीजिएगा। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाला। और आप लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस अस्पृश्य आदमी की किताब कॉपी को मैं हाथ भी लगाऊंगा? खुदाबख्श सर और नाम जोशी सर, आप दोनों ये सही नहीं कर रहे हैं। एक टीचर होकर दूसरे टीचर के साथ उलझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं उलझेगा हम लोग। बस भीमराव की कॉपी में मैं साइन कर दूंगा और लिख भी दूंगा कि मैं गवाह हूं कि कब कब पद्माकर सर और आजिम के सर ने तबीयत ना दुरुस्त होने की वजह से पढ़ाया नहीं है कक्षा में। भीमराव कॉपी लेके आना। जी। ए रुको। मुझे सब समझ में आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। एक शिष्य अपने 2 हितैषी गुरुओं के साथ मिलकर दूसरे गुरु के खिलाफ साजिश रच रहा है, और हम ये होने नहीं देंगे। छोटी जाति का है, बुद्धि ही कितनी होगी उसकी, और पढ़कर क्या ही कर लेगा ये देखते हैं आज। चलो पढ़ाता हूं मैं आज तुम्हें। भीमराव अपनी जगह पे बैठ जाओ। जी गुरुजी। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानस शास्त्र। सर,
आपके लिए पढ़ाना सिर्फ एक पेशा होगा, लेकिन मेरे लिए पढ़ना मतलब मेरा जीवन है। लेकिन रमा को काम पर भेजा किसने? वो सामने खड़ी है, पूछ लीजिए उससे। मैं अपने मर्जी से गई थी। रमा, मेरे पैर में चोट क्या लगी? तुम्हें क्या लगा कि मैं और बाबा घर का भार उठाने में नाकाम हो गए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रमा ने ये फैसला लिया है तो सही ही होगा। कैसी बात कर रहे हो भैया? रमा कैसे काम कर सकती है? वैसे अच्छा हुआ कि आप सबको पता चल गया, और मैं इसके आगे भी काम करूंगी। मैं 2 दिन काम पर गई, मुझे समझ में आ गया कि बाहर बहुत सारे काम हैं और कुछ न कुछ मेरे लायक भी होगा। ठीक है, तुम काम कर रही हो, इससे अच्छा मैं ही कुछ काम करता हूँ। हाँ कीजिए ना। आपका काम पढ़ने का है और मैं वही काम कर रही हूँ जो आपकी आई, आपके बाबा आनंद भैया करते आए हैं। आप पढ़ सके इसलिए सबकी तरह मैं भी थोड़ी मेहनत करूं। आई, बधाई हो। आखिर इतने सालों बाद घर में इस बारे में बात हुई है कि अगर भीम भाव नहीं कमा सकते तो रमा कमा सकती है। ये हमारी पहली जीत है। डलिया अम्मा, अंदर जाके पूछो तो सही कि हुआ क्या है। अरे तुम्हें क्या लेना देना, जाके सो ना। अरे क्यों नहीं लेना देना है? अरे ये मोहल्ले की बात है, हम लोग तो जानकारी रखेंगे ना। डलिया अम्मा, जब किसी के बीच में झगड़ा होता है तो राम जी और भीमराव दोनों बाप बेटे तुरंत ज्ञान देने पहुंच जाते हैं। अरे तो वो दोनों अच्छाई के लिए तो बोलते हैं, और उनके बीच में हम क्यों पड़े? और ये उनका पारिवारिक मामला है, समझे तुम? रमा, तुम ऐसे रोज बाहर जाकर भटक भटक कर काम करोगी तो मैं आराम से कॉलेज में कैसे पढ़ सकूंगा? मुझे हर समय सिर्फ तुम्हारी चिंता रहेगी, उसका क्या? मैं नहीं हूँ इतनी पढ़ी लिखी कि मुझे कोई ऑफिस में मालिक बना देगा। अनपढ़ हूँ तो भटक भटक के ही काम करूंगी ना। तो तुम भी तो पढ़ना शुरू कर सकती हो ना रमा। एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे आप। और आप पढ़िए ना, मेरे हिस्से का भी पढ़िए, लेकिन मुझे मत कहिए ये पढ़ने लिखने के लिए। आपके पढ़ने से पहले से इस घर में कितना कलह है, अब और मत बढ़ाइए। और ना ही मुझे पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात को जरा सा भी मानती हो तो कल से बाहर जाके काम करना बंद कर दोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर है। जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारा पति कमाने नहीं जा सकता है, तुम तो कमा ही सकती हो। मेरी बात को जरा सा भी मानती हो तो कल से बाहर जाके काम करना बंद कर दोगी। क्या हुआ? फिर से वही सब भाषण दे रहा था भीम?
देखो रमा, तुम अगर सच में अपने पति को ईश्वर मानती हो, हर बात में उसे सही समझती हो ना, तो उससे कुछ सीखो। सोचो कि अगर वो कोई भी काम करने की ठान लेता है तो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता। तुम भी पीछे मत हटो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसे तुम बचपन में सवाल पूछा करते थे, सटीक तर्क दिया करते थे, कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। बाबा, मैं काम करूंगा। इस उम्र में तुम काम करोगे? मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और तुम्हारे तर्कों के समक्ष सब निरुत्तर हो जाया करते थे। वैसे ही रमा भी करती है। उसने मुझे कुछ सवाल पूछे, तर्क दिए। आपने उनका साथ हर लड़ाई में दिया था, तो मेरा भी दे दीजिए ना। क्या आपका भी उनकी तरह मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? उससे मैं काम करने से नहीं रोक पाया। अगर रोकता तो बेटे और बहू में भेद करना होता। एक लड़के की काबिलियत को कम आंकना होता। अब तुम इसे सही समझो या गलत। देखो बेटा, अगर रमा की जगह तुलसा होती, मंजुला होती और इसी तरह वो भी मुझे तर्क देती, तो मैं भी उन्हें रोक नहीं पाता। भीम बेटा, रात बहुत हो चुकी है। सुबह तुझे पढ़ाई के लिए भी उठना है ना? आई गो। रमा, मैं उम्मीद करता हूं कल सुबह तक ये काम करने की जिद तुम छोड़ दोगी और मुझे समझ पाओगे। काम तो करूंगी मैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मेरा भी यही सपना है कि आप खूब पढ़े, पढ़ के बैरिस्टर बने, ताकि मैं भी महसूस कर सकूं कि आपके सपने को मैंने अपना सपना बनाया और उसे पूरी करने में मेरी भी मेहनत शामिल है। कुछ पता चला? नहीं बुआ, कहीं नहीं दिख रही है। शंकर और छोटी अभी भी ढूंढ रहे हैं उसे। भीम, तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं है ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि किसी को बिन बताए ऐसे घर से चली जाओ। कहीं रात को रमा को ज्यादा डांट वाट तो नहीं न दिए कि उसको सुबह उठ के घर से ही जाना पड़ गया? अरे फुलिया, मुझे तो लगता है कि वो सुबह सुबह वो इसलिए चली गई ताकि उसके घर वाले सबको ये समझ में आए कि उसके समझाने बुझाने या डांटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम सब चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अम्मा, चुप क्यों रहे? जब पति ऐसा है कि चाहे जो भी हो जाए पढ़ाई छोड़ेगा नहीं, तो पत्नी को ही तो कमाने को रास्ता निकालना होगा ना। क्या हुआ? जीजा जी, रमा दीदी कहीं नहीं दिखी। हमने चारों तरफ ढूंढ लिया, आवाज भी दी, लेकिन दीदी कहीं नहीं मिली। जाओ कमरे में जाओ। कहाँ चली गई होगी? है भाग गई होगी।
भाग गई होगी। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, शादीशुदा लड़की पति के निकम्मेपन से त्रस्त होकर किसी ऐसे वाले के साथ भाग जाती है। वो भी भाग गई होगी। जोशी जी, जोशी जी, भागकर तो गई थी, लेकिन ये सामान लाने, काम करके पैसे कमाने हैं। आओ तो कमाओ पैसे। मैं बस इतना कहने आया था कि हर महीने की 1 तारीख को शाम तक मुझे किराया मिल जाना चाहिए, वरना 2 तारीख को ये घर खाली करने पड़ेगी। और अगर कोई गवर्नर के पास जाना चाहता है तो जाता रहे। लेकिन मालिक, हम लोग तो 10 तारीख को किराया देते हैं ना, 1 तारीख को तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मालिक जुल्म मत कीजिए, पहले जैसे 10 तारीख तक देते थे किराया वैसे रहने दीजिए ना मालिक। रहने देती। अगर तुम लोगों ने भीमराव के परिवार को यहाँ से निकाल के फेंक दिया होता तब। जब तक भीमराव का परिवार यहाँ है, हम हर संभव कोशिश करेंगे जिससे तुम सब परेशान हो जाओ। इस चौल में रहना है तो 1 तारीख को किराया देना होगा। चलिए काका। ले ये लोग गवर्नर से मिलके आए गए, अब उखड़ सजा हम सब का भोगेंगे पड़ी। अब ये खुद को गवर्नर साहब समझने लगे हैं ना, तो हम लोग की चिंता क्यों होगी? चाहे मालिक हम लोग को घर से बाहर निकाल दे। काका, कहाँ हम खुद को बाबू साहब समझने लगे हैं? देखिए तो सही, मैंने भी आपकी तरह आपका काम शुरू करने का फैसला लिया है। जूता चप्पल सिलना, पॉलिश करना आपसे ही सीखूंगी। और डलिया अम्मा, आप मुझे डलिया बनाना सिखा देना। हाँ, जरूर सिखाऊंगी। आपकी बातों का थोड़ा सा नहीं, बहुत मान है। नहीं करूंगी भटक भटक कर काम, यहाँ एक जगह बैठ के करूंगी। कोयले के खान में उस दिन काम कर रही थी, तो थोड़े पैसे उसके हैं और दलिया अम्मा से थोड़े उधार लिए हैं और थोड़े दुकानदार के पास उधारी करके ये सब लाई। और देखिएगा, एक दिन मैं भी अपनी दुकान चमकाऊंगी। लेकिन आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम ये चौली छोड़ के क्यों ना चले जाए। चलो भाई, काम करो। समय पे पैसे नहीं दिए तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। राम जी, हम लोगों ने दुकान बनाने की शुरुआत भी कर दी। मैं सब सामान भी लेकर आया। देखो रमा, मेरे बचपन में आनंद भैया ने भी ऐसी ही दुकान खोली थी, और आज सालों बाद तुम भी यही करने जा रही हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन मेरे बचपन से बाबा ने मुझे ये सब करने से रोका है, और मैं भी यही चाहता हूँ, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम कर रही हो, ठीक है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है रमा, हमारे जात के लोग अभी भी परंपरागत पेशा से आगे क्यों नहीं सोच रहे हैं? पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूँगी। लेकिन आपके पढ़ाई के बीच में बाधा नहीं आने दूंगी।